नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी सोचा है जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था वो अचानक दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक कैसे बन गया? कैसे उसके जो संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, वो धीरे धीरे किसी और देश की तिजोरी भरते रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इसी कहानी की, इसी सवाल की परतों को खोलेंगे। आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद। जी हाँ। और ये विषय हमने लिया है इग्नो एमए हिस्ट्री की किताब MHI 08 यूनिट 6 से। ये टॉपिक न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है। तो इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को क्या समझने को मिलेगा? उम्मीद है कि आप ये समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म या आर्थिक राष्ट्रवाद असल में होता क्या है, भारत में इसका विकास कैसे हुआ और कैसे हमारे शुरुआती राष्ट्रवादियों ने, मतलब अर्ली नेशनलिस्ट्स ने, ब्रिटिश राज के इकोनॉमिक पॉलिसीज की आप कह सकती है धज्जियां उड़ाई। हाँ बिल्कुल। वी विल एक्सप्लोर द कोर आर्ग्यूमेंट्स, द की फिगर्स एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस क्रूशल फेज। हम तर्कों को देखेंगे, मुख्य चेहरों को जानेंगे और इसका क्या असर रहा उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 6.1 इंट्रोडक्शन से। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद, ये भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा था, खासकर लेट 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी के अंत, और अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की शुरुआत में। एब्सोल्युटली। इसकी जड़ें थीं उस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक में, एक तरह की व्यापक आर्थिक आलोचना जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, मतलब प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपनी किताबों, भाषणों और अभियानों में पेश की। और उनके लेखन और भाषणों ने एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार किया जिसमें इंडिया की यूनिटी, भारत की एकता और ब्रिटिश रूल की फॉरेननेस, मतलब ब्रिटिश शासन के विदेशीपन को, परायेपन को स्थापित किया जा सका। हाँ, और इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें मॉडरेट, मतलब उदारवादी, और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब उग्रवादी, दोनों ही तरह के नेताओं ने मिलकर एक एडवर्सरियल डिस्कोर्स, एक विरोधात्मक विमर्श बनाया जो काफी टिकाऊ साबित हुआ, एंड्योरिंग साबित हुआ। अच्छा, तो ये एक कॉमन ग्राउंड था दोनों के लिए? हाँ, काफी हद तक आर्थिक मुद्दे पर एक आम सहमति बनती दिखी। ओके, तो सेक्शन 6.2 पर आते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म? आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है? तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये आर्थिक राष्ट्रवाद आखिर है क्या? इसे अक्सर इकोनॉमिक लिबरलिज्म, आर्थिक उदारवाद, और मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद के साथ आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी की 3 सबसे महत्वपूर्ण विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज में गिना जाता है। जी, कन्वेंशनली, परंपरागत रूप से इसे एक ऐसी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, एक आर्थिक विचारधारा माना जाता है जो डोमेस्टिक कंट्रोल, मतलब घरेलू नियंत्रण पर जोर देती है। किस पर? अर्थव्यवस्था पर, श्रम यानी लेबर पर, और कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण पर। अच्छा। और इसे अक्सर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के विपरीत देखा जाता है। ग्लोबलाइजेशन किस चीज की बात करता है? राष्ट्रों के बीच इंटरडिपेंडेंस की, अंतरनिर्भरता की। इकोनॉमिक नेशनलिज्म थोड़ा इनवर्ड लुकिंग होता है। तो मतलब प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, जैसे अपने उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाना, मतलब आयात शुल्क लगाना, फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार को रोकना, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देना कि जो चीजें बाहर से मंगा रहे हैं वो देश में ही बनाएं। ये सब, हाँ, ये बातें गलत नहीं है। ये चीजें इकोनॉमिक नेशनलिज्म का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन रीसेंट राइटिंग्स, जो हाल का लेखन है, वो इस बात पर जोर देता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का संबंध कुछ फिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज, कुछ तयशुदा आर्थिक नीतियों जैसे टैरिफ बैरियर्स या प्रोटेक्शनिज्म से ज्यादा नेशन से है, राष्ट्र से है। ओह अच्छा, मतलब पॉलिसी से ज्यादा राष्ट्र की भावना। Exactly. So the ideology should be defined by its nationalist content, not just specific policies. विचारधारा को उसकी राष्ट्रवादी भावना से परिभाषित किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी नीतियों से। अच्छा, मतलब नीतियां बदल सकती हैं समय के हिसाब से। Precisely. बिल्कुल। इकोनॉमिक नेशनलिस्ट अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियां अपना सकते हैं, जिनमें से कुछ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, आर्थिक उदारवाद जैसी भी हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फ्री ट्रेड के खिलाफ ही होंगे। हाँ हाँ। इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटाइजिंग द नेशंस इकोनॉमिक वेलबींग एंड पावर, मतलब राष्ट्र की आर्थिक भलाई और शक्ति को प्राथमिकता देना। इट्स फंडामेंटली अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म अप्लाइड टू इकोनॉमिक्स। ये मूल रूप से अर्थशास्त्र पर लागू राष्ट्रवाद का ही एक रूप है। समझ गई। तो ये राष्ट्र पहले वाली बात है आर्थिक नीतियों के मामले में। बिल्कुल, राष्ट्र का हित सर्वोपरि। ठीक है। अब सेक्शन 6.2.1 ऑरिजिन ऑफ द आइडिया, इस विचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आइडिया आया कहाँ से? द की फिगर हियर इज फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट 1789-1846। इन्हें 19th सेंचुरी 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक नेशनलिस्ट माना जाता है। जर्मनी के थे ये। फ्रेडरिक लिस्ट, ओके। हाँ, उनकी थ्योरी थी नेशनल इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, जो एडम स्मिथ और जीन बैप्टिस्ट से के इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, और कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स, सार्वभौमिक अर्थशास्त्र से अलग थी। अच्छा, तो स्मिथ वगैरह व्यक्ति या पूरी दुनिया की बात कर रहे थे और लिस्ट राष्ट्र की। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी किताब द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1844 में आई, उसमें इसी बात पर जोर दिया। लिस्ट ने इकोनॉमिक लिबरल्स, आर्थिक उदारवादियों की आलोचना की कि वे सिर्फ व्यक्तियों, इंडिविजुअल्स या पूरी मानवता, ह्यूमैनिटी के फायदे के हिसाब से नीतियां बनाते हैं। उन्होंने इसे डेड मटीरियलिज्म कहा, मृत भौतिकवाद, और तर्क दिया कि लिबरल्स लोगों को सिर्फ प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, और कंज्यूमर्स, उपभोक्ता मानते हैं, न कि नेशंस, राष्ट्रों के सिटीजन्स, नागरिक। ये एक बहुत बड़ा फर्क है देखने के नजरिए में। बहुत बड़ा फर्क। तो लिस्ट का फोकस किस पर था? नेशन पर, राष्ट्र पर। उन्होंने कहा बिटवीन ईच इंडिविजुअल एंड एंटायर ह्यूमैनिटी हाउएवर स्टैंड्स द नेशन, मतलब हर व्यक्ति और पूरी मानवता के बीच में राष्ट्र खड़ा है। उनका पूरा सिस्टम इसी नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के विचार पर आधारित था। इकोनॉमिक पॉलिसी का लक्ष्य सिर्फ व्यक्ति की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, धन अधिकतमकरण नहीं, बल्कि नेशंस कल्चर एंड पावर, राष्ट्र की संस्कृति और शक्ति का विकास होना चाहिए। और इसके लिए मैकेनिज्म क्या था, तरीका क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, एंड ऑफन एडेड बाय प्रोटेक्टिव टैरिफ्स फॉर इन्फेंट इंडस्ट्रीज। जो नए नए उद्योग हैं, शिशु उद्योग, उनके लिए सुरक्षात्मक टैरिफ लगाना, ताकि वो बाहरी प्रतिस्पर्धा से बच सकें और पनप सकें। ये लिस्ट का मुख्य सुझाव था। राइट, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, ये तो आज भी सुनते हैं। बिल्कुल, ये लिस्ट से ही पॉपुलर हुआ। क्या लिस्ट के अलावा यूरोप में और भी ट्रेंड्स थे इकोनॉमिक नेशनलिज्म के? यस, बिल्कुल थे। 19th सेंचुरी यूरोप में 3 और ध्यान देने लायक ट्रेंड्स उभरे। अच्छा। पहला था करेंसी क्रिटिक। कुछ लोगों ने लिबरल्स की जो कन्वर्टेबल करेंसी, परिवर्तनीय मुद्रा और गोल्ड स्टैंडर्ड, स्वर्ण मानक की नीति थी, उसकी आलोचना की। फिगर्स लाइक थॉमस एटवर्ड यूके में, हेनरी चार्ल्स कैरी यूएसए में, आइजक ब्यूकैनन कनाडा में, इन्होंने तर्क दिया कि पेपर करेंसी या इनकन्वर्टेबल करेंसी होनी चाहिए। उससे क्या फायदा होता? उससे डोमेस्टिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता, क्योंकि आप जरूरत के हिसाब से मनी सप्लाई को फ्लेक्सिबल रख सकते थे, बढ़ा या घटा सकते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अच्छा, दूसरा ट्रेंड? दूसरा था ऑटार्की एंड स्टेट इंटरवेंशन। कुछ लोगों ने नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता, और एक मजबूत इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, एक हस्तक्षेपकारी राज्य की वकालत की, मतलब राज्य का अर्थव्यवस्था में पूरा दखल हो। इसमें कौन लोग थे? फिगर्स लाइक योहान गॉटलिब फिश्टे और एडम हाइनरिक मिलर, ये जर्मनी से थे। इन्होंने स्टेट कंट्रोल की बात की, अर्थव्यवस्था पर, एम्प्लॉयमेंट पर, वेजेस पर, प्राइसेस पर, और जाहिर है प्रोटेक्शनिज्म पर। बिल्कुल बंद अर्थव्यवस्था जैसा, पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल्ड। तीसरा ट्रेंड क्या था? तीसरा थोड़ा सरप्राइजिंग है, लिबरल पॉलिसीज फॉर नेशनल गोल्स। इंटरेस्टिंगली, कुछ देशों ने, खासकर ब्रिटेन ने, फ्री ट्रेड जैसी लिबरल पॉलिसीज का इस्तेमाल अपने नेशनलिस्ट गोल्स के लिए किया। फ्री ट्रेड का इस्तेमाल नेशनलिस्ट गोल्स के लिए, ये कैसे? देखिए, ब्रिटेन उस वक्त दुनिया की इंडस्ट्रियल वर्कशॉप था। फ्री ट्रेड से उसे फायदा था। वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पूरी दुनिया में बेचना चाहता था और सस्ता रॉ मटेरियल चाहता था। तो फ्री ट्रेड उसके नेशनल इंटरेस्ट में था, जिससे उसका औद्योगिक एकाधिकार और शक्ति बढ़े। इवन लेटर इंडस्ट्रियलाइजर्स लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, जो बाद में औद्योगिक हुए, उन्होंने भी कभी कभी लिबरल पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जब उनके हित में था। ये दिलचस्प है।
तो टेक अवे ये है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब कोई एक फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देना है, जिसके लिए नीतियां बदल सकती हैं। कभी प्रोटेक्शनिज्म, कभी फ्री ट्रेड, कभी स्टेट इंटरवेंशन। Precisely. The goal is national interest. Means can vary. समझ गई। अब आते हैं सेक्शन 6.2.2, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, औपनिवेशिक संदर्भ में। लेकिन लिस्ट का नजरिया तो शायद सिर्फ वेस्टर्न देशों तक ही सीमित था। आपने बताया वो जर्मनी से थे। Exactly. ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिस्ट ने एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन के विचार को अप्रासंगिक माना, इररिलेवेंट माना। उन्होंने इन इलाकों को टॉरेट जोन कहा। टॉरेट जोन, गर्म इलाका। हाँ, उनका मानना था कि ये देश तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लायक ही नहीं है, ये तो कॉलोनाइज्ड होने के लिए बने हैं। उपनिवेश बनने के लिए। ओह, ये तो काफी रेसिस्ट नजरिया हुआ। बिल्कुल। And this view conveniently aligned with the economic liberals' idea of an international division of labor. ये नजरिया आर्थिक उदारवादियों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के विचार से मेल खाता था कि वेस्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाएगा और बाकी दुनिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स, कच्चा माल सप्लाई करेगी। तो ये तो उपनिवेशवाद को जस्टिफाई करने जैसा हो गया। एक तरह से, हाँ। तो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में, औपनिवेशिक संदर्भ में इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे अलग था? जाहिर है ये लिस्ट वाले नजरिए से तो अलग होगा। हाँ, बिल्कुल। It developed within a framework of an unequal relationship. ये एक असमान संबंध के ढांचे के भीतर विकसित हुआ। किसके बीच? इंपीरियलिस्ट कंट्री, साम्राज्यवादी देश जिसे सेंटर या केंद्र कह सकते हैं, और कॉलोनियल कंट्री, औपनिवेशिक देश जिसे पेरिफेरी या परिधि कह सकते हैं। सेंटर और पेरिफेरी, ये शब्द सुने हैं। हाँ। And this relationship was characterized by a unilateral transfer of funds from the colony to the colonizer. इस रिश्ते की खासियत थी एक तरफा धन हस्तांतरण कॉलोनी से कॉलोनाइजर की तरफ। पैसा एक ही दिशा में बह रहा था। ये ट्रांसफर कैसे होता था, मतलब किस रूप में? देखिए, डायरेक्टली भी होता था और इनडायरेक्टली भी। शुरू में तो सीधे प्लंडर, लूटपाट हुई, स्पेशली अर्ली ऑन। फिर सैलरीज के रूप में, जो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ काम करते थे उनकी तनख्वाहें। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो पैसा उन्होंने यहाँ लगाया था उस पे ब्याज। ये तो हुआ डायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली होता था थ्रू अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार शर्तें। जैसा हमने पहले बात की, द कॉलोनी वॉज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट चीप प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्ट एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। कॉलोनी को सस्ता कच्चा माल निर्यात करने और महंगा तैयार माल आयात करने के लिए मजबूर किया गया। और ये क्यों किया जाता था? ऑफन जस्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कॉलोनाइजर्स बेनिफिट, ताकि कॉलोनी विदेशी मुद्रा कमा सके जिससे कॉलोनाइजर को फायदा हो, वो अपना ट्रेड बैलेंस ठीक रख सके या अपने खर्चे निकाल सके। तो इसी अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इसी असमान आर्थिक संबंध के संदर्भ में भारत जैसे देशों में इकोनॉमिक नेशनलिज्म के विचारपन पे ये एक प्रतिक्रिया थी इस शोषण के खिलाफ। राइट। तो ये शोषण के अनुभव से निकला हुआ राष्ट्रवाद था। हाँ, बिल्कुल। इसकी प्रकृति ही अलग थी। ये बचाव का राष्ट्रवाद था, अपने अस्तित्व को बचाने का। चलिए अब भारत पर आते हैं। सेक्शन 6.3, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद। तो यहाँ इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे विकसित हुआ? इट डेवलप्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज सबऑर्डिनेशन टू ब्रिटेन। ये भारत की ब्रिटेन की अधीनता के संदर्भ में विकसित हुआ। और ये दो और बड़ी घटनाओं के साथ हुआ। कौन सी घटनाएं? पहला, ग्लोबल कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन, वैश्विक पूंजीवादी विस्तार, जिसे फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। 19वीं सदी में दुनिया एक वैश्विक बाजार में जुड़ रही थी। और दूसरा, द कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया एज अ डिफाइंड टेरिटोरियल स्पेस, एक परिभाषित क्षेत्रीय स्थान के रूप में भारत का औपनिवेशिक निर्माण। अंग्रेजों में भारत को एक प्रशासनिक और भौगोलिक इकाई के रूप में गढ़ा। अच्छा। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद ब्रिटेन डेस्परेटली नीडेड रॉ मटेरियल्स, फूड ग्रेन्स एंड सिक्योर मार्केट्स। ब्रिटेन को कच्चे माल, अनाज और सुरक्षित बाजारों की सख्त जरूरत थी। दिस लेड देम एंड अदर इमर्जिंग यूरोपियन इंडस्ट्रियल पावर्स टू कार्व अप द वर्ल्ड। इसी जरूरत ने उन्हें और यूरोप की दूसरी उभरती औद्योगिक शक्तियों को दुनिया का बंटवारा करने पर मजबूर किया। कॉलोनी बनाने की होड़ लगी। यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपनड अप द ग्लोब, लीडिंग टू अ मैसिव इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। यूरोपीय औद्योगिकरण ने दुनिया को खोल दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि हुई। लेकिन ये व्यापार फंडामेंटली अनइक्वल था। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यूरोप से बाहर जा रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स यूरोप में आ रहे थे। और भारत में अंग्रेजों ने क्या किया? 1857 के बाद
जब सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में गई? हाँ, आफ्टर 1858 द कॉलोनियल स्टेट कंसोलिडेटेड इट्स पावर। औपनिवेशिक राज्य ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। द यूनिफाइड इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिवली, उन्होंने भारत को प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया। रिमूव्ड इंटरनल कस्टम बैरियर्स, आंतरिक सीमा शुल्क बाधाएं हटाईं। इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लॉज, एक समान कानून लागू किए। अ सेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी सिस्टम, केंद्रीकृत मौद्रिक प्रणाली शुरू की। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। हाँ, बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, रोड्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, सड़कें, डाक और तार व्यवस्था बनाई। लेकिन क्यों? प्राइमरीली फॉर कंट्रोल एंड एक्सट्रैक्शन, मुख्य रूप से नियंत्रण और संसाधनों को बाहर ले जाने के लिए। अच्छा। दे कंडक्टेड सर्वेज, सेंससेस, एस्टैब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस, एसेंशियली क्रिएटिंग अ टेरिटोरियलाइज्ड इंडिया। उन्होंने सर्वेक्षण कराए, जनगणना करवाई, नौकरशाही और पुलिस स्थापित की, मूल रूप से एक क्षेत्रीयकृत भारत बनाया, एक नक्शे पर खींची गई इकाई। बट हियर्स द पैराडॉक्स, यही पर विरोधाभास है। दिस बाउंडेड टेरिटोरियल कॉलोनियल इंडिया was simultaneously inserted into the deterritorializing dynamic of the world market। ये बंधा हुआ क्षेत्रीय औपनिवेशिक भारत उसी समय विश्व बाजार की गैर क्षेत्रीयकरण गतिशीलता में डाल दिया गया। मतलब भारत एक भौगोलिक इकाई तो बना, पर उसे एक ऐसे ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया गया जहां सीमाएं मायने नहीं रखती थीं, जहां बस पूंजी का प्रवाह था। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब भारत को एक देश बनाया गया, पर साथ ही उसे ग्लोबल मार्केट में सिर्फ एक सप्लायर बना दिया गया। बिल्कुल। इट वॉज विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड कॉलोनियल स्पेस, सीमित औपनिवेशिक स्थान, वाइडर ग्लोबल मार्केट, विस्तृत वैश्विक बाजार, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, दैट द इंडियन नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स वॉज फॉर्मुलेटेड। इसी संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया तैयार हुई। उन्होंने इस विरोधाभास को समझा। समझ गई। अब आते हैं सेक्शन 6.3.1 अर्ली थॉट्स, प्रारंभिक विचार। क्या राष्ट्रवादियों ने शुरू से ही अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को समझ लिया था या इसमें वक्त लगा? The mainstream of nationalist economic thought really took shape between the 1870s and 1905। जो मुख्य धारा थी राष्ट्रवादी आर्थिक सोच की, वो असल में 1870 1870 और 1905 1905 के बीच बनी। However, there were earlier voices। लेकिन इससे पहले भी कुछ आवाजें थीं। जैसे? पर भी लिखा था। और महाराष्ट्र में वहां क्या स्थिति थी? Yes. In the 1840s, Maharashtrian intellectuals like भास्कर पांडुरंग तरखातकर, गोविंद विट्ठल कुंते, जिन्हें भाव महाजन भी कहते थे, और रामकृष्ण विश्वनाथ, ये लोग अपनी आलोचना में काफी तीखे थे, quite sharp in their critique। उन्होंने ब्रिटिश राज को the most bitter curse India has ever been visited with कहा, मतलब भारत पर आया सबसे कड़वा अभिशाप। ओहो, काफी सख्त शब्द हैं ये तो। उन्होंने क्या मुद्दे उठाए थे? किन बातों पर फोकस था? Their focus was heavily on economic exploitation। आर्थिक शोषण पर उनका जोर था। तरखातकर ने महाराष्ट्र में इंडिजिनस इंडस्ट्री, स्वदेशी उद्योग की तबाही की ओर इशारा किया, उससे फैली गरीबी की ओर और द मैसिव ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की भारी निकासी की ओर। उन्होंने कोई अंदाजा लगाया था कितना ड्रेन हुआ? हाँ, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 1757 से 1815 के बीच करीब 1000 मिलियन पाउंड्स का ड्रेन हुआ था। 1000 मिलियन पाउंड्स? ये बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। बाप रे। उन्होंने उस नो टैरिफ पॉलिसी की भी आलोचना की, जिसने ब्रिटिश माल को भारत पर थोप दिया था। भाव महाजन ने ब्रिटेन की लड़ाइयों का खर्चा भारत पर डालने की आलोचना की और एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार संतुलन पर भी लिखा। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीयों को मॉडर्न इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये काफी शुरुआती और गहरी समझ थी, भले बिखरी हुई हो। एग्जैक्टली। दो स्केची उनकी आलोचना बिखरी हुई हो सकती है, पर उन्होंने की एस्पेक्ट्स को छुआ था, जैसे ड्रेन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज। ये वही थीम्स हैं जिन्हें बाद के राष्ट्रवादियों ने बहुत ज्यादा विस्तार से और कॉम्प्रिहेंसिवली विकसित किया। इट शोज एन अर्ली अवेयरनेस, एन अर्ली एजिटेशन अगेंस्ट इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये एक शुरुआती जागरूकता दिखाता है, आर्थिक भेदभाव के खिलाफ एक शुरुआती बेचैनी। ठीक है, तो अब आते हैं उस दौर पर जब ये सोच और मजबूत हुई। सेक्शन 6.3.2 इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना। ये वो हिस्सा है जहां असली गहराई है। हाँ, बिल्कुल। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द हार्ट ऑफ द मैटर, द कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक
that emerged from the 1870s onwards, जो 1870 के दशक से एक व्यापक आलोचना सामने आई। कौन थे इसके मुख्य प्रणेता? Who were the main proponents? The stalwarts, दिग्गज लोग थे। दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्या अय्यर, जीवी जोशी, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये कुछ बड़े नाम हैं। हाँ, ये नाम तो सुने हैं सबने। इन्होंने मिलकर वो विकसित किया जिसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नेशनहुड कह सकते हैं। राष्ट्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। उनका मूल तर्क क्या था? व्हाट वाज देयर कोर आर्गुमेंट? ग्रेटेड इनटू ग्लोबल कैपिटलिज्म इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन। उन्होंने महसूस किया कि भारत को वैश्विक पूंजीवाद में एक अधीनस्थ स्थिति में शामिल किया जा रहा है। रानाडे ने बहुत मशहूर तरीके से इसे डिपेंडेंट कॉलोनियल इकोनॉमी कहा, एक आश्रित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। भारत को सिर्फ एक प्लांटेशन बनाया जा रहा था जो ब्रिटेन के लिए कच्चा माल सप्लाई करे। उन्होंने रूरलाइजेशन यानी लोगों का खेती की तरफ वापस धकेला जाना और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगीकरण यानी उद्योगों का विनाश, इन प्रक्रियाओं की जोरदार आलोचना की। बिपिन चंद्रा का काम इस पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। Yes, Bipin Chandra's work provides a magisterial survey of their thoughts. बिपिन चंद्रा का काम इनकी सोच का एक बहुत विस्तृत और आधिकारिक सर्वेक्षण देता है। हम उनकी आलोचना के मुख्य बिंदुओं पर एक-एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 6.3.21 द ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। ये ड्रेन थियरी तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगती है। व्हाट एग्जैक्टली वाज इट? ये था क्या असल में? It became the most popular sentiment in the anti-colonial narrative. ये उपनिवेशवाद विरोधी कहानी में सबसे लोकप्रिय भावना बन गई। The core idea was simple, yet devastating. मूल विचार सरल था, पर विनाशकारी था। Colonial rulers were systematically taking India's wealth out of the country, leading directly to its impoverishment. औपनिवेशिक शासक योजनाबद्ध तरीके से भारत का धन देश से बाहर ले जा रहे थे, जिससे सीधे तौर पर भारत गरीब हो रहा था और बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। Nothing in return. It was conceived as a unilateral transfer of resources from India to Britain without any corresponding economic gain for India. इसे भारत से ब्रिटेन को संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण माना गया, जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। और दादाभाई नौरोजी इसके पायोनियर थे, सबसे आगे थे। Yes, the grand old man of India, दादाभाई नौरोजी। उन्होंने सबसे पहले ड्रेन थियरी, धन निकासी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से 1867 में एक भाषण में रखा था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि ड्रेन भारत के रेवेन्यू का करीब 25% था, 25%। ये संसाधन सिंपली एडेड टू द रिसोर्सेज ऑफ इंग्लैंड, बस इंग्लैंड के संसाधनों में जुड़ जाते थे। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। 1873 में उन्होंने दुख जताया कि ब्रिटेन भारत को द ड्रज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंग्लैंड बना रहा है, मतलब इंग्लैंड के फायदे के लिए भारत को एक गुलाम या बोझ ढोने वाला बना रहा है। पॉज फॉर एम्फेसिस। उन्होंने इसे अननेचुरल कहा, अप्राकृतिक, एक मॉन्स्ट्रस ईवल, एक राक्षसी बुराई, और घोषणा की कि स्टॉपिंग दिस ब्लीडिंग ड्रेन फ्रॉम इंडिया एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। भारत से इस बहते हुए खून को रोकना सबसे महत्वपूर्ण काम है। ब्लीडिंग ड्रेन, ये शब्द ही कितना प्रभावशाली है। हाँ, और उन्होंने इसके खिलाफ लगभग 50 सालों तक लगातार अभियान चलाया, रिलेंटलेसली फॉर नियरली 50 years। उनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901। करेक्ट, बिल्कुल सही। अ लैंडमार्क वर्क, एक मील का पत्थर। फिर दूसरे लोग भी आए जिन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किए, जैसे जीवी जोशी की किताब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1903 और आर.सी. दत्त की मॉन्यूमेंटल किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 से 3, 2 वॉल्यूम में थी। आर.सी. दत्त की किताब, हाँ। दिस क्रिटिक, echoed by countless leaders and newspapers, became a central pillar of mass nationalist ideology. यह आलोचना, जिसे अनगिनत नेताओं और अखबारों ने दोहराया, जन राष्ट्रवादी विचारधारा का एक केंद्रीय स्तंभ बन गई। Imagine the impact, लोगों को ये बताना कि उनका देश सचमुच धन बहा रहा है, खून की तरह। हाँ, ये तो आम आदमी को भी समझ आने वाली बात थी कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। बिल्कुल। इसने लोगों को जोड़ा। अब दूसरा पॉइंट 6.3.2.2 पॉवर्टी ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की गरीबी। तो ड्रेन सीधे तौर पर गरीबी से जुड़ा था। Absolutely, बिल्कुल। आफ्टर ओवर अ सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज के 100 साल से ज्यादा के बाद, द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जो भयंकर गरीबी थी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की,
वो अनडिनायबल थी, उसे नकारा नहीं जा सकता था। जो शुरुआती उम्मीद थी कि ब्रिटिश राज समृद्धि लाएगा, वो लेट 19th सेंचुरी तक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। From the 1870s, poverty became a constant, dominant theme in nationalist discourse. 1870 के दशक से गरीबी राष्ट्रवादी विमर्श में एक स्थायी प्रमुख विषय बन गई। नौरोजी ने इस पर भी लिखा था। यस, उनका मशहूर पेपर आया 1870 में, और फिर उनकी किताब द पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1876, ये सेमिनल थे, बहुत प्रभावशाली। राणा दे, जोशी, दत्त, गोखले, इन सब ने लगातार भारत की गरीबी को हर मंच पर उजागर किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से 1886 में उठाया और साल दर साल प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने क्या कहा था प्रस्ताव में? Their 1891 resolution stated, quite chillingly, that full 50 millions of the population are dragging out a miserable existence on the verge of starvation. उनका 1891 का प्रस्ताव कहता है, और ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि पूरी 5 करोड़ आबादी भूखमरी के कगार पर एक दयनीय जीवन घसीट रही है। Imagine that 50 million people, 5 करोड़ लोग, 5 करोड़, उस वक्त की आबादी के हिसाब से ये तो बहुत बड़ा हिस्सा था। हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा। उनका मुख्य आरोप क्या था? What was their main accusation? हाँ, That India, despite its vast resources, was one of the poorest countries in the world. कि भारत अपने विशाल संसाधनों के बावजूद दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। And worse, its poverty was growing under British rule. और इससे भी बदतर, ब्रिटिश शासन में उसकी गरीबी बढ़ रही थी। ये बढ़ रही थी, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। हाँ, this wasn't just bad luck. It was a direct consequence of the alien and exploitative nature of the colonial regime. ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, ये औपनिवेशिक शासन के विदेशी और शोषक प्रकृति का सीधा परिणाम था, जिसकी नीतियां ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए बनाई गई थी, न कि भारतीय हितों की। This message resonated across all classes, making poverty a common national grievance. यह संदेश सभी वर्गों तक पहुंचा, जिससे गरीबी एक आम राष्ट्रीय शिकायत बन गई। अंग्रेजों ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? How did the British react? इनिशियली डिनायल। शुरू में तो उन्होंने इनकार किया। Then, faced with overwhelming evidence, often from their own official sources, जब उनके सामने भारी सबूत आए, अक्सर उनके अपने सरकारी स्रोतों से, तो उन्होंने आंकड़ों से एक गुलाबी तस्वीर पेश करने की कोशिश की, क्रिएटिंग ऑफिशियल अपॉलोजिया, सरकारी सफाई तैयार की। हाँ, आंकड़ों का खेल। Exactly. But it wasn't convincing, लेकिन वो भरोसेमंद नहीं था। The lived reality of poverty was too stark. गरीबी का जो जीता जागता अनुभव था, वो बहुत कड़वा था। तीसरा पॉइंट 6.3.2.3 अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग का अविकसित होना। तो गरीबी का एक बड़ा कारण उद्योगों का पतन भी था। Yes, the nationalists firmly believed India was undergoing industrial underdevelopment. राष्ट्रवादियों का दृढ़ विश्वास था कि भारत औद्योगिक अविकास के दौर से गुजर रहा है। इसके दो पहलू थे। फर्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज प्रॉस्परस इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, भारत के समृद्ध स्वदेशी उद्योगों का पतन, स्पेशली टेक्सटाइल्स, खासकर कपड़ा उद्योग। एंड सेकेंड, द फेलियर टू फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, आधुनिक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में विफलता। आरसी दत्त ने इसे सैडेस्ट चैप्टर्स कहा था, इतिहास के सबसे दुखद अध्याय। Indeed, बिल्कुल। He pointed out the tragic irony. उन्होंने इस दुखद विडंबना की ओर इशारा किया। India, once a great manufacturing nation exporting high-quality goods worldwide, was now forced to import basic necessities like clothes from Britain. भारत, जो कभी दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता वाले सामान निर्यात करने वाला एक महान विनिर्माण राष्ट्र था, अब ब्रिटेन से कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतें आयात करने के लिए मजबूर था। ये तो उल्टा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। द कॉन्सिक्वेंसेज वर डेविस्टेटिंग, परिणाम विनाशकारी थे। लॉस ऑफ वेल्थ, धन की हानि हुई। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिसंस, कारीगरों के लिए भारी बेरोजगारी फैली। डीपनिंग पॉवर्टी, गरीबी और गहरी हुई। ग्रोइंग प्रेशर ऑन लैंड, रूरलाइजेशन, जमीन पर दबाव बढ़ा, जिसे ग्रामीणीकरण कहा। और एग्रीकल्चर इटसेल्फ स्ट्रगलिंग, और कृषि खुद संघर्ष कर रही थी। Ranaday's words captured the precariousness. We are standing on the edge of a precipice. रानाडे के शब्दों ने इस खतरनाक स्थिति को दर्शाया। हमें खाई के किनारे पर खड़े हैं। The imagery is powerful. ये तस्वीर बहुत शक्तिशाली है। खाई के किनारे, ये हुआ कैसे? What policies led to this? कौन सी नीतियों से ये हुआ? The nationalists argued it was deliberate policy.
राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया कि ये जानबूझकर बनाई गई नीति थी। ब्रिटेन यूज्ड इट्स पॉलिटिकल पावर टू फ्लड इंडियन मार्केट्स विद चीपर मशीन मेड गुड्स। ब्रिटेन ने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल भारतीय बाजारों को सस्ती मशीन निर्मित वस्तुओं से भरने के लिए किया। की पॉलिसीज इंक्लूडेड, पहला, imposing free trade, मुफ्त व्यापार, abolishing tariffs on British goods while Indian goods face tariffs in Britain। ब्रिटिश माल पर टैरिफ खत्म करना जबकि भारतीय माल पर ब्रिटेन में टैरिफ लगते थे। एक तरफा फ्री ट्रेड। दूसरा, रेलवे कंस्ट्रक्शन, designed primarily to transport raw materials out and manufactured goods into the interior, facilitating British market dominance। रेलवे मुख्य रूप से कच्चा माल बाहर ले जाने और तैयार माल अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे ब्रिटिश बाजार का प्रभुत्व आसान हो गया। और तीसरा लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट, राज्य के समर्थन की कमी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्टिवली डिस्करेज्ड और फेल्ड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज। औपनिवेशिक सरकार ने आधुनिक भारतीय उद्योगों के विकास को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया या समर्थन देने में विफल रही। द एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ्स, उन्होंने तर्क दिया, वॉज डबली हार्मफुल। ये दोहरा नुकसानदेह था। क्यों? इट लेट चीप फॉरेन गुड्स स्वॉर्म द मार्केट एंड रिड्यूस्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू। इसने सस्ते विदेशी माल को बाजार में भरने दिया और सरकारी राजस्व को कम कर दिया, जिससे या तो आंतरिक कर बढ़े या सार्वजनिक खर्च कम हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया ने कहा था कि ये अंग्रेजों की सोची समझी नीति थी। Deliberate policy? Yes, he stated bluntly it had been the settled policy of England in India to convert India into a land of raw produce for the benefit of the manufacturers and operatives of England। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, भारत में इंग्लैंड की ये तय नीति रही है कि भारत को इंग्लैंड के निर्माताओं और श्रमिकों के लाभ के लिए कच्चे माल की भूमि में बदल दिया जाए। बिल्कुल साफ शब्दों में। The nationalist demand therefore was clear। इसलिए राष्ट्रवादियों की मांग स्पष्ट थी, remove these obstructive policies and actively promote India's industrialization primarily through protective tariffs। Yes। इन बाधाकारी नीतियों को हटाएं और मुख्य रूप से सुरक्षात्मक टैरिफ के माध्यम से भारत के औद्योगिकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें। ठीक है, अब चौथा पॉइंट 6.3.2.4 पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। राष्ट्रवादियों ने सरकारी खजाने की भी आलोचना की, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों की, आय और व्यय दोनों। ओह एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। दिस वॉज अ मेजर एरिया ऑफ क्रिटिक। ये आलोचना का एक प्रमुख क्षेत्र था। फर्स्ट, टैक्सेशन, कराधान। द गवर्नमेंट क्लेम्ड इंडिया वॉज लाइटली टैक्स्ड। सरकार का दावा था कि भारत पर हल्का टैक्स लगाया गया है। वो अक्सर लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, टॉडी टैक्स, ताड़ी कर वगैरह को टैक्स की परिभाषा से बाहर रखते थे। चालाकी थी ये तो। हाँ, नेशनलिस्ट्स रिजेक्टेड दिस। राष्ट्रवादियों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया, ऑल गवर्नमेंट कलेक्शंस फ्रॉम द कंट्रीज इनकम वर टैक्सेस। देश की आय से सरकार द्वारा की गई सभी वसूली कर थी। तो उनका क्या कहना था टैक्स बर्डन पर? कर के बोझ पर। दैट इट वॉज क्रशिंग, कि ये कुचलने वाला था। रानाडे ने 1880 में चेतावनी दी थी कि इसमें कोई भी और वृद्धि पॉलिटिकल इंसैनिटी होगी, राजनीतिक पागलपन। नारोजी ने स्क्रूइंग आउट मोर एंड मोर टैक्सेस लाइक स्क्वीजिंग अ स्क्वीज्ड ऑरेंज का विशद रूपक इस्तेमाल किया। मतलब और ज्यादा टैक्स निचोड़ना, जैसे निचोड़े हुए संतरे को और निचोड़ना। स्क्वीजिंग अ स्क्वीज्ड ऑरेंज, वाओ। और तिलक के जर्नल केसरी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि जल्द ही अंग्रेजों को द स्किन ऑफ द इंडियन पीपल एंड देयर एटमॉस्फेयर पर भी टैक्स लगाना पड़ेगा। मतलब भारतीय लोगों की त्वचा और उनके वातावरण पर। हाँ, ये तो कमाल का सार्केज्म है। उनका तर्क क्या था? मतलब क्यों बोझ ज्यादा था? इट वॉजंट जस्ट द अमाउंट पर हेड, प्रति व्यक्ति राशि की बात नहीं थी, बट द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स टू द पर कैपिटा इनकम, बल्कि प्रति व्यक्ति आय के अनुपात की बात थी। नौरोजी ने गणना की कि भारतीय अपनी अल्प आय का लगभग 16% टैक्स में देते थे, जबकि अंग्रेज अपनी बहुत ज्यादा आय का केवल 8% देते थे। 16% बनाम 8%? हाँ, द बर्डन रिलेटिव टू द कंट्रीज वेल्थ एंड पीपल्स अर्निंग्स वाज इनॉर्मस। देश की संपत्ति और लोगों की कमाई के सापेक्ष बोझ बहुत ज्यादा था। और खर्च के बारे में क्या? एक्सपेंडिचर, पैसा जा कहाँ रहा था? दिस वॉज इवन मोर डैमिंग। ये और भी ज्यादा निंदनीय था।
A large portion of the collected revenue was simply drained out of the country. एकत्र राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बस देश से बाहर निकाल दिया जाता था। Home charges, remittances, etc. and not spent in India for India's benefits. और भारत में भारत के लाभ के लिए खर्च नहीं किया जाता था। जैसा कि नौरोजी ने कहा, it is not the incidence of taxation that is India's evil. The evil is the drain. भारत की बुराई कराधान का बोझ नहीं है, बुराई तो धन की निकासी है। तो टैक्स लेना बुरा नहीं था, बुरा ये था कि वो पैसा भारत में लग नहीं रहा था। Precisely। बाकी पैसा कहाँ खर्च हो रहा था? Where was the rest of the money spent? हाँ। On things nationalists considered wasteful or harmful to India. उन चीजों पर जिन्हें राष्ट्रवादी भारत के लिए बेकार या हानिकारक मानते थे। Excessive military spending, अत्यधिक सैन्य खर्च, financing Britain's imperial wars in neighboring regions, पड़ोसी क्षेत्रों में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्धों का वित्त पोषण, building railways primarily for British commercial and strategic interests, मुख्य रूप से ब्रिटिश वाणिज्यिक और सामरिक हितों के लिए रेलवे बनाना, एंड सपोर्टिंग अ टॉप हेवी एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन, और एक शीर्ष भारी महंगी प्रशासनिक व्यवस्था का समर्थन करना। गोखले आर्ग्यूड पावरफुली इन 1897। गोखले ने 1897 में जोरदार तर्क दिया कि अनलाइक इन यूरोप वेयर हाई टैक्सेस माइट लीड टू नेशनल स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यूरोप के विपरीत जहां उच्च कर राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का कारण बन सकते हैं, इन इंडिया अंडर ऑटोक्रेटिक एलियन रूल, भारत में निरंकुश विदेशी शासन के तहत हाई टैक्सेस सिंपली मेंट अ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। उच्च करों का मतलब बस हमारे संसाधनों का लगातार बढ़ता शोषण था, रिटार्डेड प्रोग्रेस प्रगति में बाधा, एंड बर्डनड इंडिया विद ह्यूज फाइनेंशियल लायबिलिटीज, और भारत पर भारी वित्तीय देनदारियों का बोझ डालना था। द फंडामेंटल पॉइंट वॉज इनएस्केपेबल। द प्रॉब्लम वॉज द एलियन नेचर ऑफ द रूल। मूल बात से बचा नहीं जा सकता था। समस्या शासन की विदेशी प्रकृति थी। Taxes raised by an independent government might benefit the people. Taxes raised by a foreign power simply depleted national resources for the benefit of the colonizer. एक स्वतंत्र सरकार द्वारा लगाए गए करों से लोगों को लाभ हो सकता है। एक विदेशी शक्ति द्वारा लगाए गए करों ने बस उपनिवेशक के लाभ के लिए राष्ट्रीय संसाधनों को समाप्त कर दिया है। बहुत क्रूशियल है, अपनी सरकार और विदेशी सरकार का। बिल्कुल। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, 6.3.25 एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा? आखिर 80% आबादी तो इसी पर निर्भर थी। हाँ, ये तो सबसे बड़ा सेक्टर था। एग्रीकल्चर वॉज डेविस्टेटेड। कृषि तबाह हो गई थी। लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। And the nationalists argued the policies surrounding it were ruining the peasantry and the sector itself. और राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया कि इससे जुड़ी नीतियां किसानों और खुद कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर रही थीं। This critique was central to the nationalist platform. ये आलोचना राष्ट्रवादी मंच के केंद्र में थी, with R.C. Dutt being a particularly vocal campaigner. R.C. Dutt इसके एक विशेष रूप से मुखर प्रचारक थे। The INC passed resolutions on it almost every year between 1888 and 1903. कांग्रेस ने 1888 और 1903 के बीच लगभग हर साल इस पर प्रस्ताव पारित किए। मुख्य आपत्तियां क्या थीं? What were the main objections? There were several key issues. कई प्रमुख मुद्दे थे। I. High pitch of revenue. लगान की दर बहुत ज्यादा थी। The demand was simply too high, taking away a large chunk of any agricultural surplus, leaving peasants with no savings. मांग बस बहुत ज्यादा थी। कृषि अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा ली जाती थी, जिससे किसानों के पास कोई बचत नहीं बचती थी। दूसरा, I. Uncertainty, अनिश्चितता. Frequent revisions and fluctuations in revenue demand created insecurity, discouraging cultivators from investing in land improvements. राजस्व मांग में बार-बार संशोधन और उतार-चढ़ाव ने असुरक्षा पैदा की, जिससे काश्तकारों को भूमि सुधार में निवेश करने से हतोत्साहन मिला। This led to stagnation and decay. इससे ठहराव और क्षय हुआ। तीसरा, I. Periodic increases, समय समय पर बढ़ोतरी. Government raising its demand encouraged landlords in जमींदारी areas to raise rents even higher. सरकार द्वारा अपनी मांग बढ़ाने से जमींदारी क्षेत्रों में जमींदारों को किराया और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। चौथा, स्ट्रिक्ट कलेक्शन, सख्त वसूली. Revenue was collected inflexibly and ruthlessly,
often leading to evictions, land alienation, and extreme hardship, especially during bad harvests. राजस्व को अनम्यता और निर्दयता से एकत्र किया जाता था, जिससे अक्सर बेदखली, भूमि हस्तांतरण और अत्यधिक कठिनाई होती थी, खासकर खराब फसल के दौरान। इसका मिला-जुला असर क्या हुआ? What was the combined effect? A disastrous drain of capital out of agriculture. कृषि से पूंजी का विनाशकारी बहिर्गमन हुआ, Lack of investment. निवेश की कमी हुई, Declining land productivity. भूमि उत्पादकता में गिरावट आई, Widespread peasants' indebtedness and pauperization. व्यापक किसान ऋणग्रस्तता और कंगालीकरण हुआ, And ultimately, recurrent horrific famines that killed millions. और अंततः बार बार आने वाले भयानक अकाल, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। अकाल, मौतें, ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। फैमीन्स, हाँ, ये तो बहुत दर्दनाक हिस्सा है इतिहास का। राष्ट्रवादियों ने क्या समाधान सुझाए? What solutions did the nationalists suggest? They demanded a reduction in the land revenue demand, लगान की मांग में कमी की मांग की, more flexible collection methods, अधिक लचीली वसूली विधियों की मांग की, and crucially, a permanent settlement or at least a long-term fixation of the revenue demand across all regions. और महत्वपूर्ण रूप से सभी क्षेत्रों में एक स्थायी बंदोबस्त या कम से कम राजस्व मांग का दीर्घकालिक निर्धारण, not just the Bengal type जमींदारी सिस्टम। सिर्फ बंगाल प्रकार की जमींदारी व्यवस्थाएं नहीं, बल्कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी इलाकों में भी। The idea was to provide security of tenure and leave some surplus with the cultivator to survive bad times and invest in improving the land. विचार ये था कि कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाए और काश्तकार के पास कुछ अधिशेष छोड़ा जाए, ताकि वो बुरे समय में जीवित रह सके और भूमि सुधार में निवेश कर सके। सिक्योरिटी और सरप्लस, ये दो कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल। अब छठा और आखिरी पॉइंट इस क्रिटिक का 6.3.2.6 फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। ट्रेड तो बहुत बड़ा था कॉलोनियल रूल में। अंग्रेज तो इसे भारत की प्रगति बताते थे। Wasn't increased trade seen as progress? हाँ, ये तो वो हमेशा कहते थे। Yes, trade volume both imports and exports increased enormously. हाँ, व्यापार की मात्रा, आयात और निर्यात दोनों काफी बढ़ी। But the nationalists vehemently contested the colonial narrative that this was beneficial for India. लेकिन राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक कहानी का जोरदार खंडन किया कि यह भारत के लिए फायदेमंद था। They argued that trade volume alone means nothing without considering its context and nature. उन्होंने तर्क दिया कि व्यापार की मात्रा अकेले कुछ भी मतलब नहीं रखती जब तक उसके संदर्भ और प्रकृति पर विचार न किया जाए। व्यापार की प्रकृति कैसे बदल गई थी? How had the nature of trade changed? A complete reversal, पूरी तरह से उलट गया था। Before British dominance, pre-1813, ब्रिटिश प्रभुत्व से पहले, 1813 से पहले, India was primarily an exporter of high-value manufactured goods, like textiles, and imported precious metals. भारत मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाले निर्मित सामान जैसे वस्त्र का निर्यातक था और कीमती धातुओं का आयात करता था। Under colonial rule, it became an exporter of low-value primary products, कच्चा माल, raw cotton, jute, food grains, tea, and an importer of expensive British manufactured goods. औपनिवेशिक शासन के तहत ये कम मूल्य वाले प्राथमिक उत्पादों, कच्चा कपास, जूट, खाद्यान्न, चाय का निर्यातक और महंगे ब्रिटिश निर्मित सामानों का आयातक बन गया। This transformation, they argued, was a clear sign of India's deindustrialization. ये परिवर्तन, उन्होंने तर्क दिया, भारत के औद्योगिकीकरण का स्पष्ट संकेत था। और वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली बात कि भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था। What about the favorable balance of trade argument? The nationalists exposed this as a cruel illusion. राष्ट्रवादियों ने इसे क्रूर भ्रम के रूप में उजागर किया। This export surplus wasn't generating wealth for India. ये निर्यात अधिशेष भारत के लिए धन पैदा नहीं कर रहा था। Instead, it was engineered by the colonial state specifically to allow India to. इसके बजाय ये औपनिवेशिक राज्य द्वारा विशेष रूप से भारत को सक्षम करने के लिए बनाया गया था ताकि क्या हो सके? ताकि भारत 1. pay interest on the huge foreign debt forced upon it. उस पर थोपे गए भारी विदेशी कर्ज पर ब्याज का भुगतान कर सके। 2. pay the infamous home charges. कुख्यात होम चार्जेस का भुगतान कर सके। ये होम चार्जेस क्या थे? जरा विस्तार से बताएं। हाँ, होम चार्जेस वो खर्चे थे जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में होते थे, लेकिन उनका बिल भारत पर फाड़ा जाता था। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो लंदन में ऑफिस था, उसका खर्चा। जो ब्रिटिश अधिकारी भारत से रिटायर होकर ब्रिटेन जाते थे, उनकी पेंशन का खर्चा। भारत के लिए ब्रिटेन में खरीदे गए सैन्य सामान का खर्चा, ये सब भारत के खाते में जाता था।
ओ, मतलब खर्चा ब्रिटेन में और भुगतान भारत करे। बिल्कुल। और तीसरा काम जो इस एक्सपोर्ट सरप्लस से होता था वो था 3 allow British officials and businessmen in India to remit their earnings and profits back to Britain in British currency. भारत में ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों को अपनी कमाई और मुनाफा ब्रिटिश मुद्रा में ब्रिटेन वापस भेजने की अनुमति लेना। तो ट्रेड अर्निंग्स भी ड्रेन का हिस्सा बन गई, मतलब व्यापार से जो कमाया वो भी बाहर चला गया। Precisely. बिल्कुल। The earnings from India's exports were used to pay Britain, effectively draining India's resources. भारत के निर्यात से होने वाली आय का उपयोग ब्रिटेन को भुगतान करने के लिए किया जाता था, जिससे प्रभावी रूप से भारत के संसाधन खत्म हो रहे थे। नारोजी called this export surplus simply the tribute. नारोजी ने इस निर्यात अधिशेष को बस श्रद्धांजलि कहा जो भारत के गरीब लोग दे रहे थे। ट्रिब्यूट। हाँ, R.C. Dutt pointed out that this drain compelled India to export more than it imported, even during devastating famines when Indians themselves were starving for food grains. R.C. Dutt ने बताया कि इस निकासी ने भारत को आयात से अधिक निर्यात करने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि विनाशकारी अकालों के दौरान भी, जब भारतीय खुद अनाज के लिए भूखे मर रहे थे। ये कितना बड़ा अन्याय और क्रूरता थी। ये कितना बड़ा अन्याय और क्रूरता थी। The favorable balance was favorable only for Britain. यह अनुकूल संतुलन केवल ब्रिटेन के लिए अनुकूल था। ये सुनकर तो वाकई गुस्सा आता है, मतलब देश में लोग भूखे मर रहे हैं और अनाज बाहर भेजा जा रहा है। हाँ, यही कड़वी सच्चाई थी जिसे राष्ट्रवादियों ने उजागर किया। तो ये थी पूरी इकोनॉमिक क्रिटिक। अब आते हैं सेक्शन 6.3.3 इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय। तो इन सभी आलोचनाओं से ही इकोनॉमिक नेशनलिज्म का उदय हुआ। Yes, it emerged directly from this intense ideological contestation. हाँ, ये सीधे तौर पर इसी तीव्र वैचारिक संघर्ष से उभरा। किसके बीच? Between colonial officials defending their policies and the early nationalists systematically dismantling those defenses. औपनिवेशिक अधिकारी जो अपनी नीतियों का बचाव कर रहे थे और शुरुआती राष्ट्रवादी जो उन बचावों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रहे थे, especially in the late 19th century. खासकर 19वीं सदी के अंत में। The initial optimism about British rule bringing progress gave way to a despairing realization. ब्रिटिश शासन द्वारा प्रगति लाने के बारे में जो शुरुआती आशावाद था, वो एक निराशाजनक एहसास में बदल गया। क्या उन्हें लगा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? Did they feel it was intentional? They increasingly concluded that India's economic stagnation and decline weren't accidental or due to mere oversight. वे तेजी से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की आर्थिक स्थिरता और गिरावट आकस्मिक या केवल निरीक्षण की कमी के कारण नहीं थी। They were structurally linked to the very nature of colonial rule. वे संरचनात्मक रूप से औपनिवेशिक शासन की प्रकृति से जुड़े हुए थे। As बिपिन चंद्रा notes, the feeling grew that British rule was economically injurious to India and perhaps it was designedly so. जैसा कि बिपिन चंद्रा लिखते हैं, ये भावना बढ़ी कि ब्रिटिश शासन आर्थिक रूप से भारत के लिए हानिकारक था और शायद ये जानबूझकर ऐसा किया गया था। उन्होंने सिर्फ आलोचना ही की या कोई ऑल्टरनेटिव विजन भी दिया? Did they offer an alternative? They developed a powerful counter narrative. उन्होंने एक शक्तिशाली प्रतिकथा विकसित की। Rana Day, for instance, writing in the 1890s, critiqued classical economics itself. राणा डे ने उदाहरण के लिए 1890 के दशक में लिखते हुए शास्त्रीय अर्थशास्त्र की ही आलोचना की। He argued it was too individualistic, developed specifically for Britain's context and not universally applicable. उन्होंने तर्क दिया कि ये बहुत व्यक्तिवादी था, विशेष रूप से ब्रिटेन के संदर्भ के लिए विकसित किया गया था और सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता था। It ignored crucial political and social elements. इसने महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक तत्वों को नजरअंदाज किया। Economics, he argued, must consider the higher interest and aspirations of the body politic, the nation. अर्थशास्त्र को उन्होंने तर्क दिया राष्ट्र के उच्च हितों और आकांक्षाओं पर विचार करना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू द नेशनल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय हित के अधीन होने चाहिए। तो उनका लक्ष्य क्या था? What was their goal? They desired a proper national economic policy designed to serve Indian interests. वे भारतीय हितों की सेवा के लिए बनाई गई एक उचित राष्ट्रीय आर्थिक नीति चाहते थे।
primarily aimed at propelling India onto the path of modern industrial development. जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को आधुनिक औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाना था। While their overall outlook was largely bourgeois, हालांकि उनका समग्र दृष्टिकोण काफी हद तक बुर्जुआ था, मतलब मध्यवर्गीय या पूंजीपति वर्ग के हितों से जुड़ा था। They significantly broadened the discourse by speaking for the impoverished peasants and ruined artisans as well. उन्होंने गरीब किसानों और बर्बाद कारीगरों के लिए भी बोलकर विमर्श को काफी व्यापक बनाया। तो उनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? What was their greatest contribution? Perhaps their greatest achievement, as Bipin Chandra puts it, was to make the people of India conscious of the bond of common economic interests and of the existence of a common enemy, and thus help to weld them in a common nationalism. शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा कि बिपिन चंद्रा कहते हैं, भारत के लोगों को सामान्य आर्थिक हितों के बंधन और एक सामान्य दुश्मन के अस्तित्व के प्रति सचेत करना था और इस तरह उन्हें एक सामान्य राष्ट्रवाद में जोड़ने में मदद की। They turned economic grievances into a powerful unifying force for the nascent nationalist movement. उन्होंने आर्थिक शिकायतों को नवजात राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली एकीकृत शक्ति में बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात है, आर्थिक मुद्दों को राष्ट्रीय एकता का आधार बनाना। हाँ, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 6.4 समरी, सारांश। तो संक्षेप में इकोनॉमिक नेशनलिज्म भारत में कब और कैसे विकसित हुआ? इट प्राइमरीली डेवलप्ड इन द लास्ट 3 decades ऑफ द 19th century। ये मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में विकसित हुआ। दो अर्ली आइडियाज एग्जिस्टेड फ्रॉम द 1840s, हालांकि शुरुआती विचार 1840 के दशक से मौजूद थे। It was fundamentally based on the realization that British rule was inherently harmful, inimical to India's economic interests। ये मूल रूप से इस एहसास पर आधारित था कि ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक हितों के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक था, because colonial policies were geared towards benefiting Britain, the metropolitan country। क्योंकि औपनिवेशिक नीतियां ब्रिटेन महानगरीय देश को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। राष्ट्रवादियों का लक्ष्य और तरीका क्या था? Their goal and method. Their goal was independent, national, economic policies to achieve modern industrial development for India। उनका लक्ष्य भारत के लिए आधुनिक औद्योगिक विकास प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां बनाना था। Their method was a relentless, decades-long campaign using every available platform, newspapers, journals, speeches, books, political agitations, to criticize colonial policies and educate the public। उनका तरीका एक अथक, दशकों लंबा अभियान था जिसमें हर उपलब्ध मंच का उपयोग किया गया। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भाषण, किताबें, राजनीतिक आंदोलन, औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करने और जनता को शिक्षित करने के लिए। और इसका नतीजा? The result was the formation of an almost united body of opinion on economic issues among the nationalist intelligentsia। परिणाम राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के बीच आर्थिक मुद्दों पर लगभग एकीकृत राय का गठन था। This led to an unprecedented realization among Indians, especially the growing middle classes, that India constituted a single territorial unit with common interests facing a common exploiter। इससे भारतीयों, विशेषकर बढ़ते मध्य वर्गों के बीच एक अभूतपूर्व एहसास हुआ कि भारत एक सामान्य शोषक का सामना करने वाले सामान्य हितों के साथ एक एकल क्षेत्रीय इकाई का गठन करता है। This laid a very firm foundation for Indian nationalism। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। अब सेक्शन 6.5 एक्सरसाइजेस, इस यूनिट के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है, इसके शुरुआती विचारक कौन थे, भारत में शुरुआती राष्ट्रवादियों के धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ और उद्योगों की कमी, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज पर क्या विचार थे? हाँ, ये अच्छे सवाल हैं। श्रोता इन सवालों पर विचार करके अपने ज्ञान को और पुख्ता कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। They serve as excellent revision prompts। ये पुनरावृत्ति के लिए बेहतरीन संकेत हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। की टेकअवेज। जरूर। Let's summarize the key takeaways। 1.
Economic nationalism यानी आर्थिक राष्ट्रवाद is an ideology focused on the nation's economic interests and power, not necessarily tied to fixed policies like protectionism. Policies can adapt to the nation's needs. पहला, आर्थिक राष्ट्रवाद राष्ट्र के आर्थिक हितों और शक्ति पर केंद्रित एक विचारधारा है। जरूरी नहीं कि ये संरक्षणवाद जैसी निश्चित नीतियों से बंधी हो। नीतियां राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार बदल सकती हैं। दूसरा, 2. Early Indian nationalists like Dadabhai Naoroji, R.C. Dutt, and M.G. Ranade conducted a rigorous and systematic critique of the devastating economic impact of British colonial rule. दूसरा, दादाभाई नौरोजी, R.C. दत्त और M.G. रानाडे जैसे शुरुआती भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव की एक कठोर और व्यवस्थित आलोचना की। तीसरा, 4. British policies were identified as the root cause of India's widespread poverty, garibi, the destruction of its traditional industries, deindustrialization, औद्योगिकरण, stagnation in agriculture, कृषि ठहराव, and exploitative foreign trade patterns. चौथा, ब्रिटिश नीतियों को भारत की व्यापक गरीबी, उसके पारंपरिक उद्योगों के विनाश, औद्योगिकरण, कृषि में ठहराव और शोषक विदेश व्यापार पैटर्न का मूल कारण माना गया। पांचवां, 5. Colonial public finance, सार्वजनिक वित्त, was heavily criticized for excessive and burdensome taxation coupled with wasteful expenditure that primarily benefited British interests. पांचवां, औपनिवेशिक सार्वजनिक वित्त की अत्यधिक और बोझिल कराधान के साथ साथ बेकार खर्च के लिए भारी आलोचना की गई, जिससे मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को लाभ हुआ। और छठा, 6. This comprehensive economic critique became a fundamental pillar of Indian nationalism, effectively uniting diverse sections of the population against colonial rule by highlighting shared economic suffering and a common enemy. छठा, ये व्यापक आर्थिक आलोचना भारतीय राष्ट्रवाद का एक मौलिक स्तंभ बन गई, जिसने साझा आर्थिक पीड़ा और एक सामान्य दुश्मन को उजागर करके आबादी के विभिन्न वर्गों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रभावी ढंग से एकजुट किया। ये विषय इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद, सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। ये समझना कि कैसे आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने हमारे देश को आकार दिया, ये यूपीएससी परीक्षा, GS1 मॉडर्न हिस्ट्री एसे और आज के भारत को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। Absolutely. बिल्कुल। The arguments forged by these early nationalists continue to echo in discussions about economic sovereignty and development even today. इन शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा गढ़े गए तर्क आज भी आर्थिक संप्रभुता और विकास पर चर्चाओं में गूंजते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विस्तृत विश्लेषण ने, इस डिटेल्ड एनालिसिस ने आपको इस महत्वपूर्ण विषय की गहरी समझ दी होगी। इसे दोबारा सुनें, रीलिसन करें, नोट्स बनाएं और सोचें कि ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं। नॉलेज इज पावर, स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स एमिंग टू सर्व द नेशन। ज्ञान शक्ति है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो राष्ट्र की सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं। Use this understanding not just for exams, but to develop a critical perspective on economic policies and their impact on society. इस समझ का उपयोग केवल परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक नीतियों और समाज पर उनके प्रभाव पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए करें। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी पर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस तरह की विस्तृत सामग्री बनाने में लगने वाले प्रयास की विशेष रूप से सराहना करते हैं, तो आप वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स विकल्प के माध्यम से भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं। आपका सहयोग हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और आप तक ऐसा ही गुणवत्ता कंटेंट पहुंचाने में मदद करेगा। Your support will help us sustain the channel for the long term. अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। Until then, keep learning, keep questioning. तब तक सीखते रहें, सवाल करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।